हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाष और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी में। और फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान के उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है सभी एग्जाम्स में और सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 2019 में कोई भी आपका एग्जाम हो फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन प्रश्नों को अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हम बताएंगे सभी को रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम आपको हमेशा जो है स्टडी मटेरियल के वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और देखिए पहला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? तो फ्रेंड्स 2 सेकंड के लिए हम शांत रहेंगे, आप मन में भी आंसर इसका सोच सकते हैं, फिर आपको हम इसका आंसर भी बता देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। ठीक है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है उसका नाम है परितारिका। देखेंगे अगला प्रश्न, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सोलर दर्पण में जो प्रयोग किए जाने वाला दर्पण है वो है अवतल दर्पण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किसका? तो फ्रेंड्स देखिए, रोगियों के नाक कान गला आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर्स जो प्रयोग में लाते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। नेक्स्ट, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो फ्रेंड्स हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.42। नेक्स्ट, डेनमार्क को कहा जाता है ए उद्योगों का देश, बी जल विद्युत का देश, सी पवनों का देश या डी खनिज पदार्थों का देश। तो फ्रेंड्स डेनमार्क को जो कहा जाता है वो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पवनों का देश। देखेंगे अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स ये बेसिक क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, कि कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल। देखेंगे नेक्स्ट, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो फ्रेंड्स खाद्य ऊर्जा को खाने वाले वस्तु को हम मापते हैं कैलोरी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैलोरी। नेक्स्ट, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो फ्रेंड दूध से जब क्रीम को निकालते हैं तो उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय बल। यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल भी है, ये आंसर नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी पूछे कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है तो अपकेंद्रीय बल होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय संलयन। अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? फ्रेंड्स अगर वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो क्या ऐसा है जो नहीं बदलता है, यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखिए घनत्व जो होता है वो नहीं बदलता है, वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनत्व। अब देखेंगे नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम के कारण, न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण जो है जल में तैरना आसान है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो फ्रेंड्स देखिए एंगस्ट्रम जो है ये तरंगदैर्घ्य को मापता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य। देखेंगे अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब भी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो उस तब आपका आंसर हो जाएगा डेबी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेबी। देखेंगे अगला प्रश्न, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो फ्रेंड्स देखिए उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में भी बदला जा सकता है, जैसा कि आप सभी को पता है। और देखिए इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है सबसे पहले दिया था रामफोर्ड ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
रामफोर्ड, याद रखिएगा इस नाम को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। अब देखेंगे अगला प्रश्न, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? ए श्यानता, बी गुरुत्वीय त्वरण, सी पृष्ठ तनाव, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, श्यानता या गुरुत्वीय त्वरण या फिर पृष्ठ तनाव या फिर इनमें से कोई नहीं, चारों में से एक आंसर होगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, पेट्रोल पेट्रोल का घनत्व जो है सबसे कम होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल। देखेंगे अगला प्रश्न, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 746 वाट। देखेंगे अगला प्रश्न, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, जब बर्फ पे दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, तो माफ कीजिएगा डिस्क्रीज होता है, ठीक है। जब भी बर्फ पर दाब मतलब दाब जब ज्यादा होगा, बर्फ में दबाव जब ज्यादा पड़ेगा तो उसका गलनांक जो है घटते जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो फ्रेंड्स उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो सिल्वर होता है, यानी चांदी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांदी। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो फ्रेंड्स ये ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परावर्तन। अब देखेंगे अगला प्रश्न, डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? ए मुद्रा प्रचलन, बी मनोविज्ञान, सी ध्वनि, या डी जनसंख्या। तो फ्रेंड्स ये डॉपलर प्रभाव जो है ये ध्वनि से संबंधित है, म्यूजिक से, ठीक है, तो इस प्रश्न साउंड से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि या साउंड, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये बेसिक क्वेश्चन है, दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। अब देखेंगे अगला प्रश्न, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, मैग्नीशियम को जलाने के बाद जो उत्पादक बनता है वो क्या होता है, आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अम्लीय होता है, उदासीन होता है, या क्षारीय होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है और उससे जो पदार्थ बनता है तो वो क्षारीय होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षारीय। अब देखेंगे अगला प्रश्न, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये जो सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल है, इनमें से जो सोडियम धातु है, ये सोडियम धातु को चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है वो 22 कैरेट का होता है, और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। और ये आभूषण बनाने वाला सोना कितने प्रतिशत होता है शुद्ध सोने का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका वहाँ पे आंसर हो जाएगा 75%। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, तीनों एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 कैरेट। अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स मरकरी वो धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मरकरी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो फ्रेंड्स वह अधातु श्वेत फास्फोरस है जिसको पानी में डुबा के रखा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस। अब देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अधातु है? ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट, बी हाइड्रोजन, सी लोहा, या डी सोना। इनमें से कौन अधातु है? तो फ्रेंड्स देखिए, हाइड्रोजन जो है ये अधातु है, बाकी सब धातु है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। अब देखेंगे अगला प्रश्न,
सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ये बेसिक क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है ये प्रश्न कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स सीसा और टीन के मिश्रण से बनता है सोल्डर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोल्डर। अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? तो फ्रेंड्स धातु को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के जो है आघात वर्ध्यता गुणधर्म को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आघात वर्ध्यता। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई मिश्र धातु है, ठीक है, अगर कोई मिश्र धातु है और उसमें एक धातु पारद है तो उसे अमलगम कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमलगम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, वायु क्या है? ए यौगिक, बी मिश्रण, सी द्रव या डी विलयन? तो फ्रेंड्स देखिए, वायु जो है ये एक प्रकार का मिश्रण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? आपको बताना है फ्रेंड्स, पूछा गया क्वेश्चन में कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था, फोर्थ स्टेज जो है वो क्या है? तो देखिए, पदार्थ का जो चतुर्थ अवस्था में रखा गया है वो है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा को चतुर्थ अवस्था में रखा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, कोयला क्या है? तो फ्रेंड्स कोयला एक तत्व से मिलकर बना होता है, इसीलिए कोयला जो है एलिमेंट ही है, तत्व ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी मिश्रण या यौगिक मत करिएगा या ठोस भी मत कीजिएगा। जब भी कोयला आपसे पूछ लिया जाए कि कोयला क्या है, तो सीधे सीधे एलिमेंट या फिर तत्व पे आप उस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्व। अब देखेंगे अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, लीवर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो है वो सेरिब्रम के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। अब देखेंगे अगला प्रश्न, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स जिस विज्ञान में पौधों को नाम दिया जाता है उसे हम कहते हैं वर्गीकी। ठीक है, यहाँ नामकरण भी नहीं होगा, पहचान भी नहीं होगा, वर्गीकरण भी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सूक्ष्म जीव मिलते हैं कहाँ पे? रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में, या ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में? तो फ्रेंड्स देखिए, ये सूक्ष्म जीव जो है ये रेतीली मिट्टी में भी हो सकते हैं, लवण युक्त पानी में भी पाए जाते हैं और दलदली भूमि में भी पाए जाते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स की फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, पता ही होगा कि फलों का अध्ययन जो है उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये जीवाणु की खोज जो है सबसे पहले की थी लुईयन हक ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुईयन हक। अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स ये, कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वैसे वैसे पौधे जिनमें बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं उसे कहते हैं अनावृति बीजी। ठीक है, अनावृति बीजी यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ये ऑफलाइन वीडियो है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं?
तो फ्रेंड्स देखिए, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो गोलाणु कहलाते हैं। याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है ये और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाणु। अब देखेंगे अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं कहाँ? तो फ्रेंड्स ये एंटीबायोटिक्स जो है वो सबसे ज्यादा अधिकांश पाए जाते हैं जीवाणुओं में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु या बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, एजोला क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, एजोला जो है ये एक जलीय फर्ण है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो फ्रेंड्स सबसे अधिक क्रोमोसोम जो पाया जाता है वो है टेरिडोफाइट्स में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइट्स। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, चार ऑप्शन है इनमें से एक आंसर होगा कि सिल्वीकल्चर जो वनस्पति विज्ञान किस विज्ञान से संबंधित है, आपको बताना है। तो देखिए, सिल्वीकल्चर जो है ये शैवालों के संवर्धन या फिर शैवालों के उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैवालों के संवर्धन से। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये तपेदिक जो है ये बैक्टीरिया से फैलता है, बाकी जितने भी है सब वायरस से होने वाले हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, मूलांकर से विकसित होने वाले जड़ें क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स मूलांकर से जो जड़ें विकसित होते हैं उसे कहते हैं मूसला जड़ें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूसला जड़ें। अब देखेंगे अगला प्रश्न, और फ्रेंड्स इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स बरगद के पेड़ में जो मोटे